So yes, we are live. Good morning everyone. Welcome to DDA JEE 2018 previous year paper solution class. So in the today's class, we are going to solve 2018 set 2 civil engineering questions and the section is reasoning questions. So let us start with the very first question. तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा. Question number 1, college and temple are located to the west and south of library respectively. Bookshop is to the north of the college. The distance of the bookshop from college is equal to the distance of the temple from the library. Find the direction of the bookshop with reference to the library. तो ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट का सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है. तो बताना कि आंसर क्या है. मात्र 1 मिनट आपको मिलने वाला है. क्या आंसर नॉर्थ वेस्ट है या वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ. DDA JEE 2018 सिविल आफ्टरनून, जिसको आप सेट 2 भी कह सकते हो. तो देखा जाए तो इतना कठिन मामला नहीं है. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लो, फिर एक एक करके प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करो. बस रीजनिंग में एक ही चीज़ का आपको यहाँ पर दिक्कत होता है, हर एक लाइन को समझना है, उसका मैथ्स वर्जन देखना है, फिर उसका डायग्राम बनाना है, फिर लॉजिक बिठा करके आंसर बताना है. तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है. तो इस वाले सवाल में रश ना करो. कुछ ऐसे सवाल है जिसके अंदर फटाफट से आप बना सकते हो, बट ऐसे सवालों को तो समय देना है. ठीक है, चलिए. सो द टाइम इज अप. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. ऑप्शन ए यानी नॉर्थ वेस्ट. ऐसा क्यों, चलिए देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास ये रहा ईस्ट वेस्ट, ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ. ठीक है जी. अब क्या कह रहे हैं सर? अब ये कह रहे हैं दैट कॉलेज एंड टेम्पल, ध्यान से देखो, दो प्लेयर्स कहा गया है. कॉलेज एंड टेम्पल आर लोकेटेड टू दी वेस्ट एंड साउथ रेस्पेक्टिवली. चलो ठीक है, बट किसके रिस्पेक्ट में है? वेस्ट एंड साउथ ऑफ द लाइब्रेरी रिस्पेक्टिवली. तो पहले तो लाइब्रेरी को हम सेंटर में बना देते हैं, ये हमारा लाइब्रेरी. ठीक है, अब लाइब्रेरी के रिस्पेक्ट में कॉलेज कहाँ पर है? वेस्ट में है. ठीक है, तो ये रहा कॉलेज. कॉलेज इज टू दी वेस्ट ऑफ लाइब्रेरी. और टेम्पल कहाँ पर है? साउथ में है. तो चलो ठीक है, ये रहा टेम्पल. टेम्पल इज टू दी साउथ ऑफ लाइब्रेरी. तो पहले स्टेटमेंट से हमने डायग्राम बना लिया. अब आगे क्या? बुक शॉप इज टू दी नॉर्थ ऑफ द कॉलेज. कॉलेज के नॉर्थ यानी ऊपर में कौन बैठा है? बुक शॉप बैठा है. तो बुक शॉप को हम BS मान ले, बुक शॉप. चलिए, अब फाइनली कह रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ द बुक शॉप फ्रॉम द कॉलेज, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द टेम्पल फ्रॉम द लाइब्रेरी. टेम्पल और लाइब्रेरी के बीच का डिस्टेंस ये, और ये बुक शॉप और कॉलेज का ये दोनों सेम है. चलो ये बात भी ठीक है. अब फाइनली क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द बुक शॉप विद रेफरेंस टू द लाइब्रेरी. अब ये जब रेफरेंस की बात आती है ना, ध्यान से देखना, ये रेफरेंस किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं? कि लाइब्रेरी के स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस से अब हमारी बुक शॉप कहाँ पर है, ऐसा सवाल है. द डायरेक्शन ऑफ द बुक शॉप विद रेफरेंस टू द लाइब्रेरी. तो लाइब्रेरी के रिस्पेक्ट में हमारी बुक शॉप जो है इस वाले डायरेक्शन में है. और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है सर? लाइब्रेरी का जो ये नॉर्थ वेस्ट, ये जो है ये नॉर्थ वेस्ट वाला डायरेक्शन है. इस डायरेक्शन में हमारी बुक शॉप बैठी है. सो बुक शॉप इज टू दी नॉर्थ वेस्ट ऑफ द लाइब्रेरी, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है. चलिए आगे लेकर चलता हूँ. अगला सवाल देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन. ये है हमारा ब्लड रिलेशनशिप से सवाल. बहुत ही आसान सवाल, इसको फटाफट बना सकते हो, है ना. 45 सेकेंड्स में आपको दूंगा. क्वेश्चन नंबर 2, D is the brother of V, R is the sister of S, V is the son of R. How is D related to R? ऑप्शन ए हस्बैंड, ऑप्शन बी फादर, ऑप्शन सी ब्रदर, ऑप्शन डी सन. तो अगर ध्यान से देखें तो मेल को हम स्क्वायर बॉक्स में बनाते हैं, फीमेल को हम सर्कल में बनाते हैं. वैसे आप पहले डायग्राम बना लो. जैसे ही डायग्राम बना लोगे फिर आपको चेक करना है कि जो D है, हाउ इज D रिलेटेड टू R. बस ये आपको देखना है. तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा प्लेयर्स है भी नहीं. DVRS 4 ही तो प्लेयर है. तो छोटा सा डायग्राम होगा, फटाफट से आप बना लोगे. सो आखिरी के 5 सेकेंड. 5 4 3 2 1 डन. ओके, अब मेरी बारी. द राइट आंसर इज सन. क्यों है सन राइट आंसर? चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम ये कहेंगे दैट D इज द ब्रदर ऑफ V. तो D आदमी हो गया, D इज द ब्रदर ऑफ V. बट V क्या है? लेडीज है, जेंट्स से हमको पता नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं. R इज द सिस्टर ऑफ S. अब R को सिस्टर कहा गया है, तो ये रहा R इज सिस्टर ऑफ S. ठीक है, बट S का पता नहीं क्या है जेंडर. V इज द सन ऑफ R. अब ये दोनों रिलेटेड है. V कैसा है? सन ऑफ R है. तो क्या मैं कह सकता हूँ V अब बॉय हो गया, ही इज अ मेल नाउ.
चलो तो यहाँ पर अब मैं लेकर चलता हूँ इस वाले डायग्राम को, V और R के बीच में कनेक्शन, V इज़ द सन ऑफ R। चलो ठीक है, हाउ इज़ D रिलेटेड टू R, तो ये D जो है वो R से कैसे रिलेटेड है ये आपको बताना है। अब दोबारा पढ़ना और जो भी रिलेशनशिप है वो बताना। D इज़ द ब्रदर ऑफ V, तो D इज़ द ब्रदर ऑफ V। फिर R इज़ द सिस्टर ऑफ S, तो इनके बीच में R इज़ सिस्टर ऑफ S, तो यहाँ पर सिस्टर है। चलो अब आगे क्या है, V इज़ द सन ऑफ R, तो V कैसा है, ये सन है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर V सन ऑफ R है तो R मदर हो गई, है ना। और V का भाई जो है वो D है, तो अब R इसकी भी मदर है ना। तो हमको ये कहना चाहिए दैट D इज़ द सन, D इज़ द सन ऑफ R, ये आंसर होगा। कितना सिंपल था कि अगर V बच्चा है R का तो और R फीमेल है, सो R इज़ द मदर। अब अगर R मदर है V की और V का भाई D है तो D भी तो सन होगा ना R का, सो यहाँ पर ऑप्शन दिल्ली इज़ करेक्ट। चलिए आगे लेकर चलता हूँ अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, एनालॉजी पर बेस्ड है। बेस्ड ऑन द गिवन एनालॉजी डिटरमाइन द मिसिंग वर्ड, मीटिंग इज टू एजेंडा, तो इलेक्शन इज टू क्या होगा। मीटिंग और एजेंडा में ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो इलेक्शन इज टू क्वेश्चन मार्क में भी फिट हो सकता है, वो ऐसी कौन सी एनालॉजी है, तो ये आपको देखना है। बूथ, वोट, मैनिफेस्टो, रैली। चलिए ये भी 45 सेकेंड्स का सवाल है। मीटिंग इज टू एजेंडा, तो अब कनेक्ट करो कुछ ऐसा स्टेटमेंट, दिस मीटिंग इज फॉर सम स्पेशल एजेंडा। अब अगर वही इलेक्शन में जोड़ दे, दिस इलेक्शन इज फॉर स्पेशल डैश, क्या स्पेशल वोट नहीं, स्पेशल बूथ नहीं, स्पेशल रैली नहीं, स्पेशल मैनिफेस्टो। इस बार इंजीनियर्स को बहुत भर्ती मिलेगी, बहुत बम्पर वैकेंसी निकाली जाएगी, ये मैनिफेस्टो है। सो दिस इलेक्शन इज फॉर स्पेशल मैनिफेस्टो। तो सिंपल है, आपको बस यही स्टेटमेंट लगाना था, दिस डैश इज फॉर स्पेशल डैश। तो अगर मीटिंग रखा जाए यहाँ पर, दिस मीटिंग इज फॉर स्पेशल एजेंडा, सिमिलरली दिस इलेक्शन इज फॉर स्पेशल मैनिफेस्टो। स्पेशल वोट मत कह देना, ऐसा होता नहीं है कि हाँ चलो इस बार वोट लूटने हैं इसलिए ये हम इलेक्शन लड़ते हैं, ऐसा नहीं होता। सो मैनिफेस्टो, तो ये बहुत ही प्रॉपर सा यहाँ पर बैठ रहा है, तो हम इसको कहेंगे राइट आंसर। मैं ऊपर लिख भी देता हूँ कि यहाँ पर दिस मीटिंग इज़ फॉर स्पेशल एजेंडा, ऐसा हमने कहा। फिर उसके बाद हमने कहा दिस इलेक्शन इज़ फॉर स्पेशल मैनिफेस्टो। ठीक है, चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 4। ये अच्छा सवाल है बट इतना भी कठिन नहीं है, क्योंकि अगेन एनालॉजी जैसा ही है। फाइंड द रिलेटेड नंबर टू कंप्लीट द एनालॉजी। 290 इज टू 17, सो 170 इज टू क्या। इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा संबंध है जो 170 इज टू क्वेश्चन मार्क में होना चाहिए। अब आप मनी मन सोच रहे होंगे, डिवीजन करके देख लेंगे, कोई सेंस नहीं बनता है, सब्ट्रैक्शन करके देख लेंगे, कोई सेंस नहीं बनता है। कुछ तो ऐसा संबंध होना चाहिए ना, इससे ये बने या इससे ये बने। अगर वो कुछ एनालॉजी हमको मिल जाए तभी तो इनके बीच में एनालॉजी बना सकते हैं। तो ऐसे आपको सोचना है व्हाट इज़ द एनालॉजी। 45 सेकेंड का सवाल है, ये इतना भी कठिन नहीं है। अब आप 17 का स्क्वायर सोच रहे हो कि सर 289 होता है और ये तो 290 है, तो शायद 17 स्क्वायर प्लस 1 होगा। अगर ऐसी बात है तो क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस 1 170 के बराबर आना चाहिए। हो गया बात ख़त्म। देखा आपने, ये थी हमारी एनालॉजी कि 290 और 17 कैसे एसोसिएटेड है, कि अगर आपको 290 चाहिए तो 17 स्क्वायर जो है 289, उसमें प्लस 1 कर लो तो आपको ये 290 प्राप्त हो जाता है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ 170 इज टू क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर कर लो, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हमारा आ रहा है कि क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर कर लो, उसमें प्लस 1 करोगे तो 170 आना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इज 170 माइनस 1 169, देयरफॉर क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 169 जो है 13, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। तो बहुत ही प्यारा सा सवाल था, ईजी सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय सम कंक्लूजन इज गिवन बिलो। स्टेटमेंट क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स लेमेंट दैट फूड अवेलेबल दिस डेज इज नॉट एज गुड एज इट यूज टू बी इन देयर टाइम। कंक्लूजन, दे मे बी नॉस्टैल्जिक। Conclusion 2, they lament over the deterioration in the quality of food over the period.
सो अब बताना इस स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन्स हो सकता है, विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलो, आगे एस है, इसका मतलब ये शायद एक कंक्लूजन ठीक है या अनेक है ना, इसलिए एस ब्रैकेट में डाला गया है. सो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट मे बी नाइदर है ना, नाइदर 1 nor 2 follows, conclusion 2 follows, both 1 and 2 follows, only conclusion 1 follows. तो इसमें से कौन सा ठीक होगा ये आपको देखना है. 1 मिनट आपको पूरा दिया जाएगा क्योंकि सोचना पड़ेगा. व्हाट इज लेमेंट? एक फीलिंग, एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस ऑफ समथिंग दैट एंडेड, ये है लेमेंट का मतलब. नॉस्टैल्जिक क्या है? बड़ा सुनते हो, चर्चित है नॉस्टैल्जिक. थिंकिंग ऑफ एकदम जोर से, फॉन्डली ऑफ पास्ट थिंग्स, पास्ट गुड टाइम्स है ना. नॉस्टैल्जिक में चले गए कि हमने शिनचैन की वीडियो वापस से देख ली है ना, हमने जो भी आपका शकला का बुम बुम का एपिसोड एक देख लिया. सो वी वर नॉस्टैल्जिक. चलिए तो टाइम इज़ अप, अब हमारी बारी इस सवाल को बनाने की. तो ग्रैंड पेरेंट एक फीलिंग जता रहे थे ऑफ सैडनेस दैट द फूड अवेलेबल दिस डेज इज़ नॉट एज गुड एज इट यूज टू बी इन देयर टाइम. क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि टेस्ट ख़राब है, डिटोराइट हो गई है उसकी क्वालिटी. ये बात तो है, ये कंक्लूजन बैठ रहा है ना. दे आर गिविंग अस द फीलिंग ऑफ द डिटोराइजेशन इन द क्वालिटी ऑफ फूड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. अच्छा ये भी है कि वो ऐसे फीलिंग एक्सप्रेस करके अपने पास्ट के अच्छे दिनों को याद कर रहे हैं, तो वो नॉस्टैल्जिक भी है. दे मे बी नॉस्टैल्जिक कि वो बहुत ही अपने जोर से ऐसे पास्ट को ऐसे याद कर रहे हैं कि कितना ही बढ़िया हमारा पास्ट था, क्या बढ़िया फूड होता था, क्या अच्छे टाइम हम गुजारते थे. सो यस नॉस्टैल्जिक भी है और ये हमको डिटोराइजेशन इन द क्वालिटी ऑफ फूड के बारे में भी कह रहे हैं. तो ये दोनों कंक्लूजन है. सो बोथ 1 and 2 फॉलोज. चलिए आगे लेकर चलता हूँ. अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6. ये है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, जो अक्सर बच्चों को कठिन लगता है, बट ये वाला ईजी लेवल पूछ लिया गया है ना. डीडीए जेई के अंदर 1 मिनट ही दिया जाता है, तो ज़्यादा कठिन सवाल नहीं पूछा जाएगा. अगर आप गेट एग्जाम या अदर एग्जाम्स लिख रहे हो जहाँ पर समय ज़्यादा है, कठिन सवाल पूछे जाते हैं. सो द क्वेश्चन 6 इज के इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ एल एंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एन इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ एल, ओ इज इन द मिडल, ऑल ऑफ देम आर स्टैंडिंग इन अ लाइन फेसिंग द सेम डायरेक्शन. देखो सेम डायरेक्शन, ऐसे मान करके चलो कि सभी नॉर्थ में देख रहे हैं. अब ये शुरुआत करो डायग्राम बनाना. हु इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ ओ? तो राइट में कौन है? ओके, एन एम के एल. 1 मिनट में आपको पूरा दूंगा क्योंकि हर एक लाइन को पढ़ना है, उसका मैथ्स क्रिएट करना है और फिर बाद में आपको डायग्राम बनाते हुए आंसर बताना है. लास्ट के 10 सेकेंड्स. 5 4 3 2 1 डन, डस्टेड. अब ध्यान से देखो, अब हम ये कहेंगे दैट सबसे पहले के इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ एल. अब हम ये मान करके चल रहे हैं सभी लोग कहाँ पर देख रहे हैं? सभी लोग नॉर्थ में देख रहे हैं. सो के इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ एल. अगर एल यहाँ पर है, एल यहाँ पर है, तो एल के राइट में के खड़ा है. चलो उसके बाद के इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ एल एंड टू द लेफ्ट ऑफ एम. तो एम के लेफ्ट में हमारा कौन है? m के लेफ्ट में हमारा k है. तो m यहाँ पर हो नहीं सकता, आइदर m यहाँ पर हो सकता है, m यहाँ पर हो सकता है, हमको एग्जैक्ट प्लेसमेंट पता नहीं, मे बी यहाँ पर भी हो सकता है. तो फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे मार्क करके रख देते हैं दैट k इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ m. चलो ठीक है हमारे दिमाग में, बट एग्जैक्टली पोजिशन हमें फिलहाल पता नहीं है. n इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ l. अच्छा n इज स्टैंडिंग टू दी लेफ्ट ऑफ l. तो लेफ्ट ऑफ l तो यही है, तो यहाँ पर n आ जाना चाहिए, कोई दो राय नहीं इसमें. o इज इन द मिडल ऑफ, अच्छा o इज इन द मिडल. अब अगर o मिडल में है तो ध्यान से देखना, वो जो m की कन्फ्यूजन थी कि वो यहाँ पर होना चाहिए या यहाँ पर होना चाहिए, अब बात क्लियर हो गई कि o मिडल में है तो ये मिडल का पोजीशन, m यहाँ पर होना चाहिए, तभी तो कहेंगे ये मिडल है, आगे 2 पीछे 2. ठीक है जी, तो ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया. ऑल ऑफ देम आर स्टैंडिंग इन अ लाइन फेसिंग द सेम डायरेक्शन. सारे के सारे प्लेयर आ चुके हैं. अब बताइए हु इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ ओ. तो ओ के राइट में एक ही प्लेयर है जो है के, है ना. तो यहाँ पर के इज कलकत्ता, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. चलिए आगे लेकर चलता हूँ. अगला सवाल कोडिंग डिकोडिंग से है. इफ ऑरेंज इज वायलेट, वायलेट इज ग्रीन, ग्रीन इज रेड, रेड इज वाइट, वाइट इज ब्लू, ब्लू इज ब्लैक, देन व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड? सर ये कैसा सवाल हुआ? कलर ऑफ ब्लड, खून का कलर. अब
सुई हुई चुप करके मत देख लेना, आपको पता ही है खून जो है लाल रंगी होता है, तो रेड जो है वो आपका आंसर नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अरे कोडिंग डिकोडिंग है, रेड रेड नहीं है, आपका कलर ऑफ ब्लड रेड होता है माना, बट इस वाले सिनेरियो के लिए रेड कैसा है, पढ़ो ध्यान से, रेड इज वाइट, इसलिए आपका आंसर क्या होना चाहिए, वाइट। तो ये था आपका आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि कलर ऑफ ब्लड आपका कहना दैट वो रेड होता है बिल्कुल ठीक है, बट रेड इज वाइट हियर, कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर रेड इज वाइट, इसलिए वाइट आपका आंसर होना चाहिए। सो दिस इज द आंसर कि कलर ऑफ ब्लड इस वाले कोडिंग डिकोडिंग के हिसाब से वाइट होता है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 8। राम परचेज्ड 2 pieces of cloth measuring 1.7 meter and 2.1 meter each at rupees 210 and rupees 390 per meter respectively। देखो कैसे खरीदा गया है, 210 रुपीज़ पर मीटर, यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस रीजनिंग वाले सवाल में, ध्यान से देखना। एंड गेव 2 करेंसी नोट्स ऑफ 1000 and 500 डिनोमिनेशन, चलो ठीक है ना, खरीदी किया है इसलिए सामने पैसे दिए हैं। अब आपको ये बताना है हाउ मच कैश विल राम गेट बैक। ये तो बहुत ही सिंपल सा हिसाब है, ये तो ऐसा ही है कि आप दुकान में जाते हो, आपने देखा कि हर मीटर के पीछे एक प्राइजिंग है और आपको इतना मीटर का क्लोथ चाहिए और रिस्पेक्टिव प्राइजिंग पर मीटर की यहाँ पर दी गई है, तो कैलकुलेट करके उत्तर बता दो, इतना भी कठिन सवाल नहीं है। ये आपका 45 सेकेंड्स के अंदर बन जाना चाहिए, बट फिर भी मैं आपको 1 मिनट पूरा दूंगा। सो लास्ट के 10 सेकेंड्स। सो नाउ 5 4 3 2 1 डन, डस्टेड। द राइट आंसर इज ऑप्शन बॉम्बे। ऐसा क्यों? ध्यान से देखो, सबसे पहले हम एक्सपेंस की बात करेंगे। एक्सपेंस ये है कि 2 पीस ऑफ क्लोथ वो खरीद रहा है, एक है 1.7 मीटर, दूसरा है 2.1 मीटर, और जब ये 2 पीस खरीद रहा है तो पहले पीस की जो प्राइसिंग है वो है 210 रुपीज़ पर मीटर और दूसरे पीस की प्राइसिंग है 390 रुपीज़ पर मीटर। चलो, तो अगर ऐसी बात है तो एक्सपेंस कितना होगा? अब सर जो एक्सपेंस होगा दैट इज़, जो पहला क्लोथ हमको ख़रीदना है वो 1.7 मीटर का ख़रीदना है और उसकी प्राइसिंग जो है 210 रुपीज़ पर मीटर की है, और जो दूसरा क्लोथ है वो हमको 2.1 मीटर ये है, इसको ख़रीदना है और इसकी प्राइसिंग है 390 रुपीज़ पर मीटर। सिंप्लीफाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, इसका सिंप्लीफिकेशन आपके पास 357, इसका सिंप्लीफिकेशन आपके पास 39 × 21, यस इट इज़ 819। सिंप्लीफाई कर लोगे तो यहाँ पर 1176 आ रहा है। अब ये आपका एक्सपेंस हो गया, और वैसे आपने दुकानदार को कैश दिया था, कितना कैश दिया था? एक तो 1000 रुपये की नोट दे दी सर जी, दूसरा 500 रुपये की नोट, तो 1500 रुपये आपने उनको पकड़ा दिया। अब फाइनली वो आपको कुछ कैश बैक देगा, क्योंकि आपका एक्सपेंस छोटा था, आपने पैसे ज़्यादा दिए, तो आपको रिटर्न में पैसे मिलेंगे। कितने मिलेंगे? आपने दिया 1500, एक्सपेंस हुआ था 1176 का, रिटर्न में आ गया 324 रुपीज़, डन एंड डस्टेड। सो बॉम्बे इज करेक्ट। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 9। इन अ ग्रुप ऑफ 95 persons, 45 like trekking, 35 like swimming and 30 do not like either of the two. How many like both trekking and swimming? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 20। तो ये जो सवाल है वो सेट थियरी का है। क्यों? टोटल पर्सन दिए गए हैं, कुछ ट्रैकिंग करते हैं, कुछ स्विमिंग करते हैं, कुछ दोनों नहीं करते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है जो दोनों करते हैं उनके बारे में बताओ। तो ये सेट थियरी है, वेन डायग्राम से फटाफट से बन जाएगा, तो बनाइए वेन डायग्राम, गोले, और फिर दिमाग लगाइए। ऐसे सवाल हमने किए हैं एप्टीट्यूड के कंसेप्चुअल लेक्चर्स में, आपको मिलेंगे। तो ऐसे सवाल हमने बहुत सारे किए, और इससे भी खतरनाक वाले किए। ये तो 2 ही एलिमेंट है, हमने तो 3 एलिमेंट वाले भी किए हैं। चलिए आखिरी के 10 सेकेंड, एंड देन वी आर डन एंड डस्टेड। व्हाट इज द आंसर? ओके, सो द टाइम इज़ अप। ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि ये हमारा गोला ट्रैकिंग का, ट्रैकिंग में कितने लोग हैं? 45। ये हमारा गोला स्विमिंग का, स्विमिंग में कितने लोग हैं? 35।
और ये हमारा सैम्पल स्पेस में कितने लोग हैं सर? सैम्पल स्पेस के अंदर हमारे पास 95 लोग हैं। अच्छा, ये जो बाहर का रीजन है वो कौन सा रीजन है सर? वो वैसा रीजन है जो ना ट्रैकिंग कर रहे हैं ना स्विमिंग कर रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं? 30 डू नॉट लाइक आइदर ऑफ दी टू, ना ट्रैकिंग ना स्विमिंग ना दोनों, ठीक है, दोनों एकदम से कुछ भी नहीं कर रहा वो, तो 30 बाहर बैठे हैं। ये देखो, ये 30 बाहर है। अगर ऐसी बात है तो अब ये बताना कि इस रीजन में फिर कितने प्लेयर है सर? अगर इस रीजन में आपको प्लेयर चाहिए ना तो ये आप निकाल सकते हो। कैसे? ये पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस आपका 95 है, बाहर का रीजन आपका 30 है, तो 95 माइनस 30 कर लो, ये आपका रेडिश रीजन आ जाएगा। 95 माइनस 30 65। अच्छा, ये 65 क्या कहना चाहता है? 65 ये कहना चाहता है कि कुछ लोग ट्रैकिंग करते हैं, कुछ स्विमिंग करते हैं, कुछ दोनों करते हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ सिर्फ ट्रैकिंग करते हैं, कुछ सिर्फ स्विमिंग करते हैं, कुछ दोनों करते हैं। ये आपका रेडिश रीजन है। तो ये क्या आप जाना पहचाना नहीं लग रहा है ऐसा कि सर नंबर ऑफ पर्सन in trekking is equal to 45, number of person in swimming is equal to 35, number of person either trekking or swimming or both is equal to 65। अब आपसे पूछा जा रहा है both trekking and swimming। सर ये तो लॉ ऑफ एडिशन की कहानी हो गई। अगर उस हिसाब से देखें तो क्या मैं कह सकता हूँ n of t union s is equal to n of t plus n of s minus n of t intersection s। तो n of t union s 65 हो गया, n of t 45 हो गया, n of s 35 हो गया, दोनों हमको चाहिए थे तो रीअरेंज कर लो। n of t intersection s is equal to, ये हो गया आपका 80 माइनस हमारे पास 65, तो यहाँ पर 5 7 ये 15 हो गया सर जी। 15 जो है वो ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कितना ईजी था। वेन डायग्राम से जाओगे तो कतई इजी है, अगर कुछ और दिमाग लगाओगे तो कतई कठिन है। चलिए आखिरी सवाल, क्योंकि 10 ही सवाल पूछे जाते हैं रीजनिंग सेक्शन में, तो ये आखिरी सवाल जो टफेस्ट क्वेश्चन मुझे लगा है इस पेपर का DDA JEE 2018 सिविल आफ्टरनून, मैं 1 मिनट पूरा आपको दूंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन द गिवन टेबल। ये देखो के यहाँ पर है, तो के की वैल्यू कितनी है? अब ये 48 26 15 में आप संबंध खोज रहे हो या 48 56 72 में संबंध खोज रहे हो, ये लगाओ दिमाग, है ना। हॉरिजॉन्टल में संबंध है, वर्टिकल में या डायगोनल में, लगाओ दिमाग, आंसर बताओ। ये इतना भी आसान नहीं है ना कि 48 माइनस 26 कर लिए तो ये आ गया, ऐसा नहीं हो रहा है ना, कुछ और ही है इसमें गणित। चलिए खोजिए। देखो अगर इस वाले साइड में जाओगे तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन या डिवीजन की मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि वैल्यूज़ घट रहे हैं। इस वाले साइड में जा रहे हो तो इंक्रीज़ हो रहा है, तो आइदर मल्टीप्लिकेशन या एडिशन, यही आपको इंक्रीमेंटल कहानी देंगे। तो अगर दिमाग लगाओगे इस वाले साइड से तो कुछ नहीं मिल रहा होगा, तो इस वाले साइड से ही जाइए, आंसर आ जाएगा। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले इसको कॉपी कर लो, फिर ये कहो कि 48 से 56 जाना तो ये तो +8 की कहानी है, बट 56 से 72 जाना ये +16 की कहानी है। अब 26 से 30 जाना है तो सर +4 की कहानी है, और अगर 30 से 38 जाना है तो +8 की कहानी है। ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर डिवाइड बाई 2 की कहानी हुई है, यहाँ पर भी डिवाइड बाई 2 की कहानी हुई है। 8 से 4 जाना है बटा 2 कर दो, 16 से 8 जाना है बटा 2 कर दो। सर ये तो डिवीजन बाई 2 का लॉजिक चल रहा है। अगर ऐसी बात है तो 4 को डिवाइड करो 2 से तो 2 बच जाता है, तो 15 में अगर 2 ऐड कर लेंगे तो के आना चाहिए, तो के कितना हो गया? 15 + 2 17 हो गया। अब ध्यान से देखना, के को अब डिवाइड बाई 2 किसका करना है? इसका। 8 डिवाइड बाई 2 4 है ना, तो यहाँ पर k से 21 आने के लिए +4 करना है। क्या ये हो रहा है? 17 + 4 21 हो रहा है। तो आपका लॉजिक बिल्कुल ठीक है कि आपने 8 को डिवाइड किया 2 से, 4 को डिवाइड किया 2 से और आप आगे बढ़े, ये बिल्कुल ठीक लॉजिक है। देयरफॉर द राइट आंसर इज 17, कलकत्ता इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बहुत ही बेहतरीन अच्छा सवाल था।